हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं सूजस ई बुलेटिन और ये है 29 मार्च 2023 का न्यूज़पेपर। इसके बाद हम देखेंगे 30 मार्च का न्यूज़पेपर, ठीक है। और जैसे आज है 31 तारीख, तो ये क्या है, एक दिन लेट सकता है, ये आपको सबको पता होगा। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये सूजस ई बुलेटिन आपके, अगर आप राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान से रिलेटेड, जहाँ राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स, राजस्थान जी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, पहली खबर है राजस्थान दिवस, ठीक है। तो देखिए राजस्थान दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है, आप सबको पता होगा कि 30 मार्च, ठीक है, कहाँ जा रहा है भाई, ठीक है, 30 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष। तो ये 30 तारीख को ही सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, इस दिन ऐसा क्या हुआ था? तो देखिए इस दिन जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर प्लस लावा ठिकाना, ये सब जुड़े थे संयुक्त राजस्थान में, ठीक है। किसमें जुड़े थे? संयुक्त राजस्थान के अंदर इनको जोड़ा गया था। तो इन सबको जोड़ने के बाद में निकल के आया था वृहद राजस्थान, ठीक है। तो ये वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को बन के तैयार हुआ था, जिसकी राजधानी जयपुर को रखा गया था। तो तब से क्या है, राजस्थान दिवस इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन बहुत, जैसे बड़े बड़ी रियासतें थी, जयपुर रियासत, जैसलमेर रियासत, बीकानेर रियासत, ठीक है, जोधपुर रियासत, ये सब एक साथ मिल गई थी। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया था कि राजस्थान का जो स्वरूप निकल कर आया था, उससे ये पूरा का पूरा राजस्थान हमें देखने को मिलता है। फिर छुटपुट रह गई थी रियासतें, तो उनको बाद में जोड़ दिया गया था। तो राजस्थान का जो यूनिफिकेशन है, राजस्थान का एकीकरण, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज ये राजस्थान का एकीकरण थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी और अच्छी हो सके। अब यहाँ देखिए, ये हो गया आपके सामने चरण। देखो, जैसे प्रथम चरण में मत्स्य संघ बना था, ठीक है। अब मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें जुड़ी थी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतों को जोड़ा गया था मत्स्य संघ में। डेट कौन सी थी? 18 मार्च 1948। इसकी राजधानी अलवर को बनाया गया था, ठीक है। साथ में ये 4 रियासतों के साथ में नीम राणा ठिकाना को जोड़ा गया था। 4 रियासत प्लस 1 ठिकाना मत्स्य संघ में जोड़े गए थे। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि जो इसके उद्घाटन करता थे वो कौन थे? NV गडगिल थे, नरहरि विष्णु गडगिल इनका पूरा नाम हो जाएगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन करता कौन था? NV गडगिल, ठीक है। मत्स्य संघ के में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभा राम कुंभावत को बनाया गया था। राज प्रमुख थे उदयभान सिंह, जो धौलपुर के थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मत्स्य संघ के लिए KM मुंशी के कहने पर ही इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था, ठीक है। जो इसकी रिकमेंडेशन दी थी मत्स्य संघ की, किसने दी थी? KM मुंशी जी ने दी थी। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप याद रख लें। इसमें एक नोट भी है कि मत्स्य संघ का धौलपुर राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था, परंतु जो हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने इधर की तरफ इसको मिलवाया था, ठीक है। तो उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? महाराज गणेश पाल देव को बनाया गया था। दूसरा हो जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्वितीय चरण, ठीक है। इसका नाम था पूर्वी राजस्थान। अब देखिए, ये जो मत्स्य संघ है ना, इसका संबंध इन वाले चरणों में काफ़ी लेट आएगा बाद में, ठीक है। जो पंचम चरण है ना, उसमें जाके इसको मिलाया जाएगा। तो इसलिए ये जो 3 चरण है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चरण, इनको अलग पढ़ना है, मत्स्य संघ को बिल्कुल अलग पढ़ना है, ठीक है। जब आप इसको अलग पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा, जैसे वृहद राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को मिलाया गया, ठीक है। तो कौन सा निकल कर आया? संयुक्त राजस्थान निकल कर आया। बस ऐसे नाम याद कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें लिंक हो जाएंगी। थोड़ा सा क्या है, इनकी मैपिंग करेंगे तो ये याद रहेगा। अब आ जाइए, देखिए दूसरा चरण है पूर्वी राजस्थान। जैसे हम राजस्थान का मैप बनाया, अगर ये राजस्थान का मैप हो गया, ठीक है। तो ये तो मत्स्य संघ हो गया। अब ये पूर्वी राजस्थान वाला हिस्सा ये वाला हो जाएगा, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर रियासतें व कुशलगढ़ ठिकाना, ठीक है। ठिकानों के नाम अच्छे से याद रखना है। पहले में कौन सा हो गया? नीमराणा ठिकाना, ठीक है, नीमराणा ठिकाना। और यहाँ पे कौन सी हो गई? कुशलगढ़ ठिकाना हो गई। 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना इसमें जोड़े गए थे। और ये इसके भी उद्घाटन करता कौन थे? NV गडगिल थे, नरहरि विष्णु गडगिल थे। तो पहले और दूसरे चरण के जो उद्घाटन करता है वो कौन है? NV गडगिल, नरहरि विष्णु गडगिल जी थे। इसमें प्रधानमंत्री कौन था? गोकुल लाल सभा। राज्य प्रमुख भीम सिंह और उपराष्ट्र प्रमुख बहादुर सिंह को बनाया गया था, ठीक है। फिर तृतीय चरण आ जाता है संयुक्त राजस्थान। मैं थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान, ठीक है। अब संयुक्त राजस्थान में क्या था? पूर्वी राजस्थान वाला जो ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ आ जाएगा पूर्वी राजस्थान।
में उदयपुर रियासत को मिलाया गया था। ठीक है, सेकंड चरण के अंदर सिर्फ उदयपुर को मिला देंगे तो ये कौन सा बन जाएगा, ये संयुक्त राजस्थान बन जाएगा। ठीक है, नाम याद रखना है कि पूर्वी राजस्थान में उदयपुर को मिलाया जाएगा तो ये संयुक्त राजस्थान बन जाएगा। डेट याद रखनी है, पहले की डेट है देखो 18 मार्च 1948, दूसरे की मार्च है 25 मार्च 1948, तीसरी डेट है 18 अप्रैल 1948। अब देखिए ये पहले, दूसरे और तीसरे चरण की डेट कैसे याद रखनी है वो भी आपको बता देता हूँ। देखो पहला चरण है 18 तारीख को, दूसरा चरण है 25 तारीख को और तीसरा है फिर 18 तारीख को। ठीक है, 18 25 18 ऐसे डेट याद रखनी है। अब ये दोनों जो ऊपर के हैं तो ये थे तीन मतलब मार्च में हुए थे। ईयर तो 1948 और 1948। अब एक बार बताइए, जब मार्च का महीना हो जाएगा और उसकी 18 तारीख निकल जाएगी, फिर मार्च के महीने की 25 तारीख आ जाएगी। ठीक है, तो अब जब नेक्स्ट तारीख 18 आएगी तो नेक्स्ट मंथ की आएगी, तो मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है, तो 04। ठीक है, इस तरीके से आप इस डेट को याद रख सकते हैं, 18 25 18। तो ये तीन पहले, दूसरे और तृतीय चरण की आपको डेट याद हो गई होगी। तृतीय चरण में क्या था, जो पूर्वी राजस्थान था उसके अंदर सिर्फ उदयपुर को जोड़ा गया था। ठीक है, साथ साथ याद करते जाएंगे एग्जाम के लिए तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अब देखिए इसमें क्या था, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो इसके उद्घाटनकर्ता थे। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, माणिक्यलाल वर्मा, जो उदयपुर से बिलोंग करते थे। राष्ट्र प्रमुख भूपाल सिंह, उदयपुर नरेश। उपराष्ट्र प्रमुख भीम सिंह, कोटा नरेश। ठीक है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बम्बई सरकार को सौंप दिया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सौंपा था, हमारी राजस्थान सरकार ने नहीं सौंपा था। ठीक है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसको सौंप दिया था, बम्बई राज्य को सौंप दिया था। अब यहाँ पे आ जाइए चतुर्थ चरण, ये हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के चक्कर में हमने ये राजस्थान यूनिफिकेशन दिखा है। अब देखिए वृहत राजस्थान, इसका नाम रखा गया, संयुक्त के बाद में वृहत आ जाएगा। इसमें क्या होगा, संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों के साथ साथ लावा ठिकाना जोड़े गए थे। ठीक है, तो संयुक्त राजस्थान में कितने, ये वाले, ये मतलब 9 रियासतें +1 ठीक है, 9 के मतलब 10 रियासतें हो जाएंगी प्लस 1 ठिकाना हो जाएगा, और ये 4 रियासतें प्लस 2 ठिकाने हो जाएंगे, तो ये कितने, 14 रियासतें मतलब 2 ठिकाने हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ से आए ये 14 रियासतें, देखो इसमें पूर्वी राजस्थान में कितने हैं, 9 ठिकाने, 9 रियासतें हैं, और संयुक्त राजस्थान वाले में जब हमने देखा था सिर्फ एक उदयपुर रियासत को जोड़ा गया था, तो 9 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएंगी टोटल रियासतें, और ये एक ही ठिकाना था तो +1 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला चतुर्थ चरण में, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ चतुर्थ चरण के अंदर देख सकते हैं आप 4 रियासतें जोड़ी गई हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर +1 ठिकाना जोड़ा गया है। तो 10 + 1 के अंदर जब आप ये वाली चीज़ जोड़ेंगे तो 14 + 2 हो जाएगा। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये कहाँ से क्या हो गया, तो इसलिए देखो थोड़ा डेप्थ में बता रहा हूँ, और जिनको पता हो वो और अच्छे से याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में याद रहनी चाहिए आपको चीज़ें। इसके प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। महाराष्ट्र प्रमुख थे भूपाल सिंह, और राष्ट्र प्रमुख थे मान सिंह। ठीक है, ऐसे याद रख लें। राजधानी जयपुर को बनाया गया था, और ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसी दिन को हम राजस्थान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, राजस्थान दिवस के रूप में, क्योंकि अब यहाँ देखिए 14 रियासतें प्लस 2 ठिकाने हो गए। अब यहाँ पर जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर जैसे बड़े बड़े जो रियासतें थी वो सब मिल गई हैं, और यहाँ पे पूर्वी राजस्थान इधर से आ गया है। ठीक है, और उदयपुर भी आ गया है नीचे साउथ से, तो काफ़ी बड़ा यूनिफाइड मतलब एक तरीके से राजस्थान देखने को मिलता है हमें इस जगह पर। अब पंचम चरण आएगा जिसमें संयुक्त वृहद राजस्थान है। अब देखो ये वाला जो संयुक्त है ये, और ये वृहद राजस्थान, नाम रखा गया है संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, 15 मई 1949 को इसकी राजधानी कौन सी थी, जयपुर थी। अब इसमें क्या था, जो वृहद राजस्थान, ये वाला जो राजस्थान है उसमें मत्स्य संघों को मिलाया गया है। तो जो हमारा राजस्थान दिवस जब हम बोल रहे हैं तो इसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर प्लस बीकानेर, ठीक है, के साथ में हमने एक लावा ठिकाना कहाँ पड़ती है, टोंक के अंदर पड़ती थी ये। ठीक है, टोंक के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रख लेना। तो ये जो लावा ठिकाना, इसके साथ में हमने क्या जोड़ दिया, मत्स्य संघ। ठीक है, मत्स्य संघ जोड़ दिया गया, तो ये क्या बन के निकल कर आ गया, संयुक्त वृहद राजस्थान इसको बोला गया है। 5वें चरण में हमने जो पहला चरण था इसको इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि 4th + 1st है ना, 4th चरण + 1st चरण = 5th चरण। ठीक है,
अब देखो फोर्थ चरण हो गया, ये चतुर्थ चरण, ये हो गया प्रथम चरण। तो जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे, ट्रिक है ये याद करने की, ठीक है, 4+1 = 5 पंचम चरण बन जाएगा। तो वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाएगा, सिंपल सी ट्रिक हो गई, याद हो गया आपको, ठीक है। तो ऐसे आपको ये याद रखना है। जो वृहद राजस्थान है उसमें मत्स्य संघों को कब मिला, किसकी रिकमेंडेशन पे मिलाया गया था, शंकर देवराय समिति की रिकमेंडेशन पे मिलाया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसने रिकमेंडेड किया था कि जो मत्स्य संघ है उसको वृहद राजस्थान में मिला लीजिए। तो डॉक्टर शंकर देवराय समिति थी। प्रधानमंत्री इस समय पद जो था वो समाप्त करके मुख्यमंत्री पद का सृजन किया गया था। ये पंचम चरण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पंचम चरण में प्रधानमंत्री की पोस्ट खत्म करके किसकी, मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर होता है इसकी पोस्ट को लेकर आए थे। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। और हीरालाल शास्त्री के बारे में बताइए चलिए। तो हीरालाल शास्त्री प्लस रत्ना शास्त्री ने मिलकर कौन से स्कूल की नींव रखी थी, ये आपको 2-4 दिन पहले ही बताया था। तो इसके बारे में आपको याद होना चाहिए, बताइए, ठीक है। और कहाँ पर, कौन सी जगह है, ठीक है, निवई टोंक के अंदर कौन से कॉलेज विद स्कूल की स्थापना करी थी इन्होंने, बताइए, नाम लिखिए, ठीक है। अब देखिए सप्तम चरण, सिक्स्थ चरण, संयुक्त राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। संयुक्त वृहद राजस्थान, जो ये वाला राजस्थान का है ना, संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही आबू देलवाड़ा को छोड़कर मिलाया गया। सिरोही का पार्ट है आबू देलवाड़ा, उसको छोड़कर पूरा का पूरा सिरोही मिला दिया गया। तो 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने यहाँ आपके सामने निकल के आते हैं। मुख्यमंत्री कौन होंगे, हीरालाल शास्त्री, यहाँ पे भी हीरालाल शास्त्री थे, ठीक है। इन दोनों में ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। राष्ट्र प्रमुख मानसिंह द्वितीय को, इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, ये याद रख सकते हैं। जो सिक्स्थ चरण है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। फिर आ जाइए सप्तम चरण, इसका पुनर्गठित राजस्थान है ना। अब जो राजस्थान है, जो हम वर्तमान में राजस्थान देखते हैं, तो वो सप्तम चरण में आपके अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को, और इसकी राजधानी जयपुर को रखा गया था। राजस्थान संघ में सिरोही आबू देलवाड़ा का भाग अजमेर मेरवाड़ा व मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुरेल टप्पा जोड़ा गया, व झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। तो 26 जिले राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो आज हम देखते हैं। तो बताइए, देखो आबू देलवाड़ा का भाग और अजमेर मेरवाड़ा, ये तो हमने क्या करा था, और मंदसौर जिले का, ठीक है, वो सॉरी मध्य प्रदेश जिले का मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा हमने हमारे मतलब राजस्थान के अंदर मिलाया था। और जो हमारा झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र था वो हमने किसको दे दिया था, मध्य प्रदेश को दे दिया था। तो इस तरीके से हमारे 26 जिले राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने निकल कर आया अब तक। इसके बाद में देखिए, अब ये 26 जिले हो गए, बाद में ये 33 जिले बनेंगे, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और जोड़े हैं, ठीक है। तो ये सारा एक अलग लेक्चर में लेकर आएंगे, जिससे आपका ये पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाए कि कहाँ से कौन सी चीज़ क्या हो रही है, ठीक है। और यहाँ देखिए, जो अभी तक क्या थे अपने 7 संभाग थे, अब कितने टोटल संभाग हुए हैं, 10 हो गए। तो 3 नए संभाग भी जोड़े गए। तो इन सब के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। हालांकि ये चीज़ें आपको बता दी गई हैं, फिर भी अब दोबारा से एक अलग से लेक्चर इस चीज़ पे ले आएंगे, जैसे आप इसका होलिस्टिक रिवीजन करके जा सकें। देखिए, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ के मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। तो अजमेर मेरवाड़ा में संविधान सभा के सदस्य मुकुट बिहारी भार्गव थे, ठीक है। आ जाइए अपने वहीं न्यूज़पेपर वाले पॉइंट पर चलते हैं। तो ये देखिए, अपना राजस्थान दिवस का एकीकरण वाला पोर्शन हो गया है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे तो अब आप गलत नहीं करके आएंगे, है ना। अब देखिए, प्रतापगढ़ में पीपल खूंटा हाई लेवल कैनाल बनेगी। तो ये कहाँ है, प्रतापगढ़ में बनेगी। पी से प्रतापगढ़, पी से पीपल खूंटा हाई लेवल कैनाल। तो इस तरीके से क्या है, आपको नाम याद रखने, भाई एग्जाम में पूछ लेगा तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो देखो, पीपल खूंटा हाई लेवल कैनाल, अब ये जो कैनाल बनाई जाएगी ये इरिगेशन के लिए बनाई जाएगी या फिर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाएगी। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है इरिगेशन, सिंचाई सुविधा प्रोवाइड करना, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, सिंचाई सुविधा प्रोवाइड करने के लिए है। पीपल कोटा जो हाई लेवल कैनाल है, ये माही नदी के बेसिन के अधिशेष जल का उपयोग करेगी। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना माही जल का, तो उसका इस्तेमाल करके ये कैनाल बनाई जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर तीसरी खबर है, आंगनबाड़ी कार्मिकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो देखो, आंगनबाड़ी कार्मिक हैं, तो इनके लिए कौन से विभाग के द्वारा ये संचालित किया जाता है। तो सबसे पहले तो विभाग का नाम याद कर लीजिए, समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग, है ना। इसके द्वारा क्या होता है, जो कार्यरत हैं, जो कार्मिक कार्यरत हैं, उनका मानदेय 15% से बढ़ा दिया है, 15% इनके मानदेय में इंक्रीमेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब जो ये मानदेय है ये कौन सी सरकार देती है, अगर मैं आपसे पूछूं सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ये 100%,
या राजस्थान सरकार देती है या फिर कुछ प्रोपोर्शन में इसका पेमेंट किया जाता है। तो इसकी पेमेंट कितने 60:40 के रेशियो में इसकी पेमेंट की जाती है। 60% केंद्र सरकार द्वारा वहन कर दिया जाता है और 40% पैसा कौन देते हैं, राज्य सरकार, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं इनकी पेमेंट करती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 15% वृद्धि की गई है। ठीक है, आप सबको पता है कि 15% जो मानदेय में वृद्धि करी गई है, आपने अभी यहाँ पे देख लिया। तो अब ये 15% वृद्धि की गई है, इसकी पेमेंट कौन करेगा? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी कि राजस्थान गवर्नमेंट करेगी, बताइए, या फिर ये दोनों मिलकर करेंगे? ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो 15% की वृद्धि की गई है, इसका पूरा भार किस पे आएगा? राज्य सरकार पर आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना सिर्फ 60% जो पैसे देती है वही देगी, और जो 15% बढ़ गया है वो पैसा कौन देगा? वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में बजट 2022-24 के बजट में इसकी वृद्धि के लिए जो हमारे सीएम है उन्होंने घोषणा करी थी। अब यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य का अधिकार, देखो स्वास्थ्य का अधिकार बिल है, वो एक्ट लाया गया, और ये सभी आपको सबको बारे में इसके बारे में पता ही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसके अंदर जो प्रोविजंस रखे गए हैं वहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। राजस्थान दिवस के अवसर पर लाभार्थी उत्सव। अब देखो, लाभार्थी उत्सव क्या है? लाभार्थी उत्सव ये है कि राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न प्रोग्राम योजनाएं चलाई जाती हैं, और उनसे जो भी लोग लाभान्वित हुए हैं वो क्या है, उनके लिए राजस्थान दिवस पर राज्य सरकार ने एक उत्सव रखा कि जितने भी लोग लाभार्थी हुए हैं वो आएँ और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि हमको किस तरीके से राज्य की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसका फ़ायदा उनको किस तरीके से मिला। तो इसका जो ये लाभार्थी उत्सव है कहाँ सेलिब्रेट किया गया था? जयपुर के अंदर सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, जयपुर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, लाभार्थी उत्सव राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के संवाद करेंगे, मतलब जो कर चुके हैं, तो है ना। और इसमें जैसे कोई इंदिरा रसोई योजना के तहत कोई भूखा ना सोए, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने बारे में बताया, और जो सीएम हैं इन्होंने जो ज़रूरतमंद हैं उनको चेक भी वितरित किए। अब देखिए यहाँ पर अन्य खबर है कि जयपुर में 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अब विशेष अभियान क्या है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ठीक है, अब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का मतलब क्या है? देखो, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो बाल विवाह हैं उनको रोकने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अक्षय तृतीया है ना, पीपल पूर्णिमा, यहाँ पर इस समय क्या होता है, बहुत सारे बाल विवाह किए जाते हैं हमारे राजस्थान में, और इन बाल विवाहों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके साथ साथ जो लोग हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा, और इसीलिए ये अभियान चलाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। विश्व में भारत का बाल विवाह में कौन सा स्थान है? दूसरे स्थान पे आते हैं हम। इंडिया की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर जो बाल विवाह है उसके अंदर भारत दूसरे स्थान पे आता है। समूचे भारत में 49% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता है। भारत में बाल विवाह केरला राज्य जो सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य है वहाँ भी देखे जाते हैं, है ना, वहाँ भी देखे गए। और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की, है ना, उसके अनुसार भारत की ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से अधिक बाल विवाह होते हैं। मतलब रूरल एरिया के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा बाल विवाह किए जाते हैं रैदर देन द अर्बन एरियाज। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, क्योंकि देखो कुछ भी स्टेटमेंट बना के आपसे पूछा जा सकता है। आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे अधिक, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अधिक इंडिया में बाल विवाह कहाँ होते हैं? बिहार में होते हैं। और सबसे कम की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बाल विवाह होते हैं, जो कितने हैं? 9% हैं। ये याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगी। आ जाइए अब आगे। यहाँ पर देखिए, बाल विवाह को रोकने के लिए इतिहास में भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय केशव चंद्र सेन के प्रयासों से एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी लाया गया था, जिसमें क्या रखा गया था कि जो बालिकाओं की एज है, लड़कियों की जो एज है 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाल विवाह नहीं, मतलब 14 वर्ष से कम है तो बाल विवाह नहीं किया जाएगा। ठीक है, रोका जाएगा। 14 वर्ष से अगर उम्र ज़्यादा की उम्र की लड़की है तो उसका विवाह किया जा सकता है, और लड़के की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, ये शारदा एक्ट भी लेकर आए थे 1929 के अंदर, उसके अंदर भी इस तरीके से सेम प्रोविजंस रखे गए थे कि 14 वर्ष और 18 वर्ष की उम्र। फिर बाद में 1978 के अंदर एक जो चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंस एक्ट लेकर आए थे, जिसके अंदर जो उम्र थी
शादी की उम्र बढ़ा के कितनी कर दी गई थी, लड़कों की उम्र तो 21 साल और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देखिए सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए गए। अब 2006 के अंदर ये वाला जो कानून लेकर आया था, उसके बाद भी इन कानूनों में कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी, तो 2006 के अधिनियम के अंदर फिर इसमें संशोधन किए गए थे। ठीक है, थोड़े थोड़े जो भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर ये प्रोविज़न भी रखा गया था, अगर जैसे मान लीजिए अगर जैसे बालिग हो जाती है कोई लड़की जिसका बाल विवाह हो गया है, और जैसे 18 साल की उम्र से 2 साल आगे और 2 साल पहले तक, है ना, जैसे मान लिया 18 साल की उम्र उसने क्रॉस कर ली, तो उसके बाद 2 साल तक कभी भी वो अपनी जो उसकी चाइल्ड मैरिज हुई है उसको वॉइड करवा सकती है। ठीक है, अवैध घोषित करवा सकती है, ये वाली बात है। ठीक है, 2 साल के अंदर अपने बाल विवाह को अवैध घोषित कर सकते हैं, किंतु ये कानून मुस्लिमों पर लागू नहीं होता, जो इस कानून की सबसे बड़ी क्या है, कमी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो बाल विवाह वाला कानून है मुस्लिमों पर लागू नहीं होता। और अगर जैसे मान लीजिए किसी के बाल विवाह हो गया है, तो जब वो वयस्क होता है, बालिग होता है, 18 वर्ष से ऊपर होता है, तो वो क्या है, अपने जो कब तक, 2 साल तक, है ना, 2 साल तक जो उसका बाल विवाह हुआ है उसको अवैध घोषित करवा सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी देखिए वर्तमान समय में लड़के और लड़कियों के विवाह के लिए 21 वर्ष उम्र तय की गई है, तो जो इम्पोर्टेंट है ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। आ जाइए अब आगे चलते हैं। ये बाल विवाह वाला एक्ट याद रख लेना, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत। ठीक है, तो ये सबसे लेटेस्ट कानून है इसका, बाल विवाह को। आ जाइए अब देखिए यहाँ पर है मिशन आर्या। ठीक है, अब जो मिशन आर्या है इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि महिलाओं को प्रोत्साहित करना, सम्मान दिलाना। ठीक है, इसके तहत अगर कि महिलाओं ने कुछ अच्छे कार्य किए हैं तो उनको एनकरेज किया जा सके, ये वाली चीज़ है। तो ये महिलाओं से रिलेटेड है मिशन आर्या, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, नाम याद रहना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जो हमारे राज्य सरकार है वो क्या कर रही है, वरिष्ठ नागरिकों को जो होली प्लेसेस हैं, मतलब जो तीर्थ स्थल हैं, उनकी यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, वरिष्ठ नागरिक पेंशन वो तीर्थ यात्री योजना। ठीक है, तो इसके जो मेजर प्रोविजंस है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दिए जाएंगे। तो जिससे आप, ये अलग से एक लेक्चर हमारे चैनल पे वैसे अपलोडेड है इसका, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए इस वाले में तो इतना ही हो गया। अब चलते हैं अपन 30 मार्च 2023 वाला। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आ गया 30 मार्च 2023 का सूजस ई बुलेटिन। तो आ जाइए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहली खबर है आपके सामने, राजस्थान की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तो हमसे ये नहीं पूछा गया राजस्थान की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, हमसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजस्थान का जो आर्थिक विकास दर है वो कितना है। तो 11.04% की रेट से इकोनॉमिक ग्रो कर रही है राजस्थान की, और इसके साथ ही राजस्थान का क्या है, देश में दूसरा स्थान पर है। ठीक है, जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छे हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि राजस्थान 11.04% के साथ में आर्थिक विकास दर के साथ पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा देखो कुछ स्कीमें हैं यहाँ पर जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। अब जब न्यूज़ में है तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत कितने राशि का बीमा कवर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 5 लाख रुपए तक की राशि का बीमा कवर किया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 10 लाख रुपए कर दिया गया है इसमें। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा याद रखना, पहले 5 लाख रुपए तक की राशि का बीमा किया जाता था, जो राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 10 लाख रुपए कर दी गई है इस योजना के तहत। दूसरा है इसमें पॉइंट कि मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। देखो स्पेशल डिसेबल्ड जो है सम्मान पेंशन योजना अपन ने पीछे देखी थी कि इनको पेंशन दी जाती है, कितने रुपए। तो देखो जो पालनहार योजना है उसके तहत तो 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता था। पालनहार क्या है, जैसे कोई अनाथ बच्चे हैं या कोविड बीमारी के द्वारा किसी के माता पिता की मृत्यु हो गई है और जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो उनके नज़दीकी जो रिश्तेदार हैं उनको पालनहार बना दिया जाता है, और उसके लिए क्या है, राज्य सरकार उन बच्चे के लालन पालन के लिए उनको पेमेंट भी करती है प्रति माह, प्रति बच्चा। ठीक है, पालनहार को। तो यहाँ पर 1000 राशि थी उसको बढ़ा के कितनी कर दी गई, 1500 रुपये कर दी गई है। और इसमें क्या है, जो पेंशन राशि थी 750 रुपये से बढ़ा के 1000 रुपये मिनिमम कर दी गई है। तो ये अपन ने पीछे देख भी लिया था। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। देखो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ करी गई थी, तो ये प्रारंभ करी गई थी 21 मई 2021 को। ठीक है, तो ये डेट बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत
पहले राशि कितनी थी, पहले इसमें शुरू में 5 लाख रुपए थी, फिर उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया था, 10 लाख रुपए। बीमा राशि कितनी कर दी गई थी, 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जा सकता है। फिर अब इसमें राशि कितनी बढ़ा के कर दी गई है, 25 लाख रुपए कर दी गई है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ में मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें राशि कितनी थी, 5 लाख रुपए थी पहले, फिर उसको बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दी गई है। तो इन दोनों को साथ देखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चौथी स्कीम है आपके सामने, अनुप्रति कोचिंग योजना। तो SC ST OBC जो वर्ग हैं, उनके जो पिछड़े वर्ग से जो बच्चे आते हैं, तो उनको सरकार क्या करती है, कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, जिससे वो जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें या फिर किसी इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो इस अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला प्रोविज़न है कि जो पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स हैं SC ST OBC के, तो यहाँ पर अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत वो इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर देखिए राज्य सूचना आयोग की बेंच कहाँ लोकेट की जाएगी, जोधपुर में लगाई जाएगी, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। राज्य सूचना आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी एक बेंच तो जोधपुर में स्थापित होगी। तो बताइए, आपको हेडक्वार्टर बताना है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे से, तो और इस क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट सेक्शन में बता दूंगा, तब तक आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है, या वीडियो को लास्ट में बता देता हूँ चलो इसका आंसर, ठीक है। तो राजीव गांधी युवा मित्र, अब देखो ये राजीव गांधी युवा मित्र योजना क्या है, ये युवा मित्र नाम पढ़ के ऐसा लगेगा राजीव गांधी युवा मित्र, युवाओं का मित्र होना है कि युवा मित्र होंगे। तो देखिए इसमें जो आपको युवा दिख रहे हैं, तो ये युवा क्या करेंगे, राजस्थान सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे, हेल्प करेंगे, जो उन लोगों को समझाने का कार्य करेंगे, जिससे क्या होगा, सभी लोगों तक जो राज्य सरकार की योजना का वो फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। इसलिए क्या करेगी राज्य सरकार, इन युवाओं को एनकरेज करेगी कि आप इंटर्नशिप करें और जो राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में प्रचार प्रसार करें एक तरीके से, ठीक है। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम में एक तरीके से जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, तो उनको इस तरीके से इंटर्नशिप करने का एक मौका दिया जाएगा। और ये कौन कंडक्ट कराएगा, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स राजस्थान, या फिर आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय हिंदी में बोल सकते हैं, या इंग्लिश में डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स राजस्थान के द्वारा ये प्रोग्राम संचालित किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तारानगर चूरू में एक कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कृषि महाविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है, तारानगर चूरू के अंदर एक कृषि महाविद्यालय खोला जाने की बात की जा रही है। अब देखिए एक मुश्त समाधान योजना, तो ये एक मुश्त समाधान योजना का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है अल्पसंख्यक वर्ग से, माइनॉरिटी से रिलेटेड है। तो जो भी उनका देखो एक मुश्त, जैसे कोई इन्होंने कोई लोन ले लिया, ठीक है, अब वो उसकी रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, तो एक मुश्त राशि दो और अपने जो भी लोन है उसका सेटलमेंट ईजिली कर लो। तो इसलिए एक मुश्त समाधान योजना लेकर आई है ये वाला, ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है ये योजना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, तो इसके बारे में हमने पीछे पढ़ ही लिया था कि स्कूटी वितरण जो दिव्यांगों को 2000 से बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 5000 कर दी गई है। बस ये ऐसी चीज़ें पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में स्कूटियों की संख्या कितनी कर दी गई, 2000 से बढ़ा के 5000 कर दी गई है। और यहाँ पर देखिए लाभार्थी उत्सव, अब ये लाभार्थी उत्सव जो पीछे बताया था वही है कि जो राज्य सरकार जो 30 मार्च, ठीक है, 30 मार्च 19, बताइए कौन सा ईयर था, 1949, ठीक है, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान हमारा अस्तित्व में आया था, जो हमने पीछे यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान देखा था, जिसमें जयपुर को राजधानी बनाया गया था, और जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर प्लस बीकानेर, ठीक है, ये 4 रियासतों को इसमें जोड़ा गया था, संयुक्त राजस्थान में जोड़ा गया था, तो जिससे ये आपका पूरा का पूरा राजस्थान स्वरूप निकल कर आया था। तो इसी के उपलक्ष्य में क्या था, लाभार्थी उत्सव सेलिब्रेट किया गया है जयपुर के अंदर। तो जितने भी राजस्थान सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं वो लोग आएँ और ये मतलब इसमें पार्टिसिपेट करें, अपने बारे में बताएं, और इस तरीके से मतलब सेलिब्रेट करें एक तरीके से। जो राजस्थान दिवस है लाभार्थियों के साथ सेलिब्रेट करने का एक मंच था एक तरीके से, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं पूरे के या आज तक का ई बुलेटिन 31 मार्च तक का। अब इससे आगे हम रोज़ एक बुलेटिन आता रहेगा, तो जिससे आपकी तैयारी और अच्छी होती रहे। तो देखिए अगर आपको हमारे द्वारा वीडियो बनाए गए अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और देखो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके, ठीक है। तो फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।